हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल। और कंस्ट्रक्शनल डिटेल जो होती है डीसी मशीन की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जितने भी जेई और एई के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में क्या होगा वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। और हम इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन डिटेल जो है हमारी पूरी पूरी डीसी मशीन की, देखो जनरेटर हो मोटर, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, सिर्फ इनपुट आउटपुट का अंतर होता है, बाकी कंस्ट्रक्शन वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहां पर जब जनरेटर पढ़ रहे हैं तभी हम कंस्ट्रक्शन डिटेल सारी की सारी पढ़ लेंगे। इसलिए आपको फील होगा कि जनरेटर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, मोटर बहुत शॉर्ट चलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाली सारी डिटेल हम लोग इधर ही ले चुके रहेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सब से क्वेश्चन के फॉर्मेट में मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। और मैंने सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत से सारी चीज़ें लिख दी है। कुछ स्मार्ट बोर्ड है, इस वजह से कुछ बहुत अच्छे से डायग्राम हमने जो गूगल पे मिल सकते हैं डायरेक्टली, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे चिपका दिए हैं ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से रहे। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन डिटेल। इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है, उसको एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके पहले की जितनी डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से कुछ डीसी मशीन आपको नजर आती है। ठीक है, यहां पर ये 4 पोल की डीसी मशीन है, 1 2 3 4 पोल मशीन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से अरेंज होते हैं ना, मैं बता देता हूं। सपोज करो नॉर्थ पोल, और ये पोल कैसे डिसाइड होता है, डिपेंड कि इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट कैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एन एस एन एस। ठीक है, एनएस 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 इस तरीके से। तो यहां पर जो फ्लक्स डिवाइड होगा, यहां से फ्लक्स ऐसा जाके इधर चले जाएगा, कुछ फ्लक्स इधर चले जाएगा, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, मेन कंस्ट्रक्शन डिटेल तो ये होती है, सबसे पहले तो बेस होता है, और बेस के साथ में एक आउटर फ्रेम होता है। इस आउटर फ्रेम को क्या बोलते हैं, यॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यॉक। एक आउटर फ्रेम होता है ना, आउटर फ्रेम होता है। अब ये आउटर फ्रेम का एप्लीकेशन क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है आपके फ्लक्स के पाथ कंप्लीशन को। सपोज करो फ्लक्स यहां से निकल रहा है ना, ये फ्लक्स यहां से निकल रहा है थोड़ी देर के लिए, 5 फ्लक्स निकल रहा है थोड़ी देर के लिए, तो आधा फ्लक्स इधर चले जाएगा, 5/2 इधर चले जाएगा, और 5/2 इधर चले जाएगा। ठीक है, अब जितना फ्लक्स गया है उतना वापस भी तो आना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, ये इस वाले रास्ते से वापस से आधा फ्लक्स ड्राइव करते हुए इधर से आ जाएगा, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आधा फ्लक्स इस साइड से आ जाएगा। तो देखो वो हमने जो पढ़ा था ना, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ फ्लो करता है, और एयर में कैसे फ्लो करता है, नॉर्थ से साउथ फ्लो करता है। तो यहां से फ्लक्स का आधा हिस्सा इधर से, आधा हिस्सा इधर से। तो ये आपका क्या करता है, योक। मैं हटा दे रहा हूं ना, ये सारी चीजें हटा दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिंपल एक लाइन बना देता हूं मैं, ताकि एक लाइन में आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी। थोड़ा सा एक बेहतरीन कलर ले लेते ताकि फ्लक्स कंप्लीशन का पाथ आपको ध्यान से रहेगा। ठीक है, ये मैं एक लाइन बना देता हूं सिंपल, ये ऐसे जाके ये ऐसे, और यहां से जाके ये ऐसे। ठीक है, ये फ्लक्स का पाथ 5/2 इधर, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 5/2 इधर। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही होगा। चलो मैं बना ही देता हूं, ये मैंने यहां से ये बना दिया, ये टिक टिक टिक, और फिर ये यहां से इस तरीके से कंप्लीशन। ठीक है, ये एरो इस तरीके से, ये एरो इस तरीके से। ठीक है, ये बना दे, तो ये भी हो गया 5/2 और 5/2। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो आउटर फ्रेम है इसको बोलते हैं यॉक। यॉक क्या प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक सर्किट प्रोवाइड करता है, और पाथ जो फ्लक्स का पाथ कंप्लीशन हो जाए वो। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, मैं सारी चीज लिखवा दूंगा अलग से। ठीक है, चलो अब देखो, आपने देखा होगा कि अभी तक सर हमने नॉर्थ और साउथ डायरेक्टली हमने परमानेंट मैग्नेट यूज कर लेते थे, बट परमानेंट मैग्नेट बड़ी मशीन में तो हम यूज नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है भाई, एक आपका जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील है उसके ऊपर वाइंडिंग को रैप अप कर दो, उसके अंदर डीसी का एक्साइटेशन दे दो, तो करंट जिस डायरेक्शन में होगा, देखो ये सपोज करो नॉर्थ मैंने अभी इसको लिया है, तो ये मेरे करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये 4 फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे, ये क्या दिखाएगा, फ्लक्स का ओरिजिन दिखाएगा, तो इस तरीके से नॉर्थ हो जाएगा। तो यहां पर नॉर्थ कौन होगा, साउथ कौन होगा, ये पूरा का पूरा कौन डिपेंड करेगा कि ये जो वाइंडिंग का सेंस है ये किस तरीके से लगाया हुआ है। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल वर्जन में देखेंगे, अभी मैं सब हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो यहां की जो वाइंडिंग है इसको बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। जो पोल के ऊपर ये पोल है ना, अब देखो यॉक से क्या जुड़ा हुआ है, नट बोल्ट से, पोल्स बोल्टेड टू यॉक है ना, नट बोल्ट से हमारे क्या जुड़े हुए हैं, जो पोल से हमारे यॉक से अटैच है। ठीक है,
और ये जो पोल होते हैं, इन पोल के ऊपर जो वाइंडिंग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग, जिसको हम फील्ड एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं, फील्ड एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद ये सारी दोनों वाइंडिंग अच्छा, फील्ड की वाइंडिंग पूरी टर्मिनल बॉक्स पे जाके सेटअप हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आर्मेचर है। अब मैं देखो ये वापस से मैं हटा देता हूं यार, क्योंकि क्या है, मुझे इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये देना है ना, समझ गए ना? ये मैं हटा दे रहा हूं, ये मैं हटा दे रहा हूं फ्लक्स पाथ, ये मैं अलग से फिर बना दूंगा 2 पोल के लिए। ठीक है, अदरवाइज ये हमारा जो डायग्राम है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, तो ये रहा आर्मेचर, ये क्या रहा? आर्मेचर, है ना? कहीं लिखा होगा, देखो आर्मेचर लिखा हुआ है। आर्मेचर पे क्या होता है कि टूथ और ये जो स्लॉट बने होते हैं, छोटे छोटे कट होते हैं, स्लॉट बनाते हैं, स्लॉट, और जो बिना अनस्लॉटेड एरिया उसको बोलते हैं टीथ, है ना? तो ये स्लॉट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। क्या ये? आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग भी बोल सकते हो आगे चल के। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, इन आर्मेचर वाइंडिंग्स को हम कैसे, भाई इस आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होगा? आउटपुट होगा। अगर मोटर होगी तो क्या होगा, है ना? मोटर और जनरेटर में बदल जाएगा सारा का सारा चीज। तो अभी हम ये बोलेंगे, सपोज करो ये जनरेटर है, तो हमें आर्मेचर कंडक्टर से क्या करना है? करंट को कलेक्ट करना है। अगर करंट को कलेक्ट करना है तो करंट कलेक्ट करने के लिए हमें ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी और कम्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंदर तो एसी बन रहा है, बाहर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रोटेटिंग कम्यूटेटर की जरूरत पड़ती है। तो रोटेटिंग, ये रहा कम्यूटेटर सेगमेंट, देखो ये कम्यूटेटर है, ये पूरा कम्यूटेटर है, ये ब्रशेस है, देखो सफेद सफेद जो नजर आ रही है सारे के सारे क्या है? ब्रश है। 4 पोल मशीन है तो 4 ब्रश काम आएंगे, है ना? 2 पोल है तो 2 ब्रशेस काम आएंगे, बट टर्मिनल तो 2 ही निकलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर 2 ब्रशेस ज्वाइंट होंगे कोई से भी, है ना? देखो ये दोनों ब्रशेस आपस में ज्वाइंट होके और एक टर्मिनल निकल गया, ये 2 ब्रशेस आपस में ज्वाइंट होके एक टर्मिनल के, मतलब प्लस और माइनस में इस तरीके से बोल दूं, एक प्लस का एक माइनस का। भले 4 ब्रश हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, कितने भी ब्रश हो, टर्मिनल प्लस और माइनस से निकलेंगे तो आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, समझ गए? तो एक पॉजिटिव ब्रश हो जाएगा, एक नेगेटिव टर्मिनल का ब्रश हो जाएगा। अब ये जो ब्रशेस कनेक्ट है, ये कम्यूटेटर के सेगमेंट पे कनेक्ट है और इनसे वाइंडिंग जुड़ी हुई है ना? और ये सारे के सारे जो कम्यूटेटर, देखो हमने माइकानाइट पढ़ा था ना, ये सारे मैं अभी डिटेल वर्जन में पढ़ाऊंगा। ये देखो स्लॉट है, कम्यूटेटर स्लॉट, और ये क्या? माइकानाइट, 0.8 mm का जो लेमिनेशंस देते हैं ना बीच में, वो सारा के सारा ये माइकानाइट। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है? ये हमारा यहाँ से शाफ्ट निकलता है, यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? शाफ्ट निकलेगा। चलो, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से एक डायग्राम है ना? ये कम्यूटेटर देखो, ये ब्रशेस है, सारी की सारी चीजें बता दी। तो एक मोटा मोटी मैंने आपको क्या बनाया है? एक डीसी मशीन का एक डिजाइन बनाया कंस्ट्रक्शन वाला। अब इन छोटी छोटी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा डिटेल वर्जन में। डिटेल वर्जन में पढ़ाने का मतलब है कि भाई किस मटेरियल से बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसका क्या पर्पस है, यही बताना। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा वही पढ़ना है ना, हमें R&D तो करना नहीं है। चलो, तो पहली चीज क्या होता है? ये जो NS 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 ऐसे चलते हैं ना। अब आप बोलेंगे सर N के बाद तो यहाँ N भी तो आ सकता था, आपने ऐसा ही क्यों लिया? तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर, हमेशा इवन नंबर में चलता है, NS 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 इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर। ये अपने आप में क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाएगा भाई हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर कहाँ यूज होता था? आप क्या बोलेंगे? डीसी मशीन में, है ना? NS NS NS। उसके बाद देखो क्या होता है, ये जो आर्मेचर और आपके पोल के बीच में एयर गैप है कि नहीं? एयर गैप, और एयर गैप तो होनी चाहिए भाई। ये स्टेशनरी पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है? स्टेशनरी पार्ट है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है। और अंदर वाला आर्मेचर क्या है? रोटेटिंग टाइप का है। तो भाई कोई स्टेशनरी और कोई रोटेटिंग है तो बीच में एयर होगी तभी तो होगा। तो इसका मतलब कोई एयर गैप होनी चाहिए। तो एयर गैप कितनी होनी चाहिए? 0.5 से लगा के 2 mm के बीच में एयर गैप रहती है डीसी मशीन में। ठीक है, चलो इतनी डिटेल अभी हमारे इंट्रोडक्टरी स्लाइड पे बहुत है। अब चलते हैं 1 by 1। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं योक के बारे में। ठीक है, ये योक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मैग्नेटिक सर्किट का काम करता है, फ्लक्स पाथ कंप्लीशन है। अब देखो मैं यहां पे बना देता हूं वो जो चीज, सपोज करो ये फ्लक्स निकलता है यहां से N से लगा के S तक, है ना? फ्लक्स अभी 2 पोल बनाए, यहाँ पे 4 पोल थे। ठीक है, इस वजह से इस तरीके से गया था। यहाँ पे 2 पोल की मशीन है तो फ्लक्स गया, फ्लक्स फाई, है ना? ये फ्लक्स यहां से यहां तक फ्लक्स ट्रेवल किया। ठीक है, अब ये आधा फ्लक्स कहां चले जाएगा? इस साइड चले जाएगा वापस से, और आधा फ्लक्स इस साइड से आ जाएगा, है ना? फ्लक्स। तो हम क्या बोलेंगे भाई, योक क्या करता है? फ्लक्स पाथ कंप्लीशन करने में हेल्प करता है। स्मॉल मशीन में कास्ट आयरन का यूज करते हैं हम लोग, ये बनाने के लिए कास्ट आयरन का यूज करते हैं। और थोड़ी सी बड़ी मशीन होती है उसमें क्या करते हैं? कास्ट स्टील का। ये डिपेंड करेगा कि भाई क्वांटिटी वाइज बनानी है, क्वालिटी वाइज बनानी। कास्ट स्टील थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इस वजह से थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव होती है, इसलिए लार्ज मशीन में बनता है। क्योंकि लार्ज मशीन अगर यूज हो रही तो वहां पर जो भी इंडस्ट्री यूज करेगी उसको क्वालिटी से मतलब होता है। ठीक है,
उसके बाद अगर और थोड़ी सी बेहतर वे में क्वालिटी बनाई जाए तो इस योक को भी हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड योक यूज करते हैं। और ये लेमिनेशन जब भी शब्द यूज हो जाए इंटायर मशीन में, आप हमेशा ये ध्यान रखना कि ये भाई एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। और ये लेमिनेटेड योक कहां यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स में। आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्राइव देखा होगा, ड्राइव में भी डीसी मशीन बहुत यूज होती है हमारी, ठीक है। तो वहां पर हमें, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट इसलिए पढ़ते हैं कि इफिशिएंट हमारे सिस्टम को इफिशिएंट बनाना है। तो इफिशिएंट बनाना है तो भाई ये योक में जो छोटा मोटा भी आयरन लॉस हो रहा होगा, क्योंकि देखो ये काय का बना है, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन, मतलब एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल है, थोड़ा देखा जाए तो मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मान लीजिए ये अगर फ्लक्स जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से यहाँ पे एडी करंट तो आएगा ही आएगा पिक्चर में। अगर हम ट्रांसफार्मर में हमारा एडी करंट आया है तो बाकी तो किसी मशीन में आ ही सकता है, जिस भी मशीन में फ्लक्स जा रहा है वहां पे एडी करंट आएगा। तो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेशन यूज करते हैं। हालांकि इंडस्ट्री लेवल पे हम बहुत ज़्यादा लेमिनेटेड योक नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो बहुत इतना बड़ा लॉस नहीं होता है कंपेरेटिवली कि उसको हम रोकने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे। उतना तो हमारा लॉस नहीं हो जितना हम बचाने के लिए करेंगे। बट जहाँ ऐसा हो गया कि भाई एक स्पेशल पर्पज है, हॉस्पिटल वाली जैसी जगह यूटिलिटी या स्पेस में कोई चीज़ जा रही है जहाँ पे हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, तो वहाँ पर हमें पैसा मैटर नहीं करता, भाई क्वालिटी मैटर करता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड योक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, देखो कोई भी मशीन में क्या है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एग्जामिनर के लिए पूछना आसान होता है किस मटेरियल का बना है, बट डिपेंड करता है कोई भी मशीन डिज़ाइन जो होती है वो ऑर्डर पर डिज़ाइन होती है कि उसका पर्टिकुलर पर्पस क्या है, उसका पर्टिकुलर पर्पस क्या है। अब जैसे नॉर्मली जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये तो क्या है आपसे पूछ के थोड़ा डिजाइन करते हैं, बना देते हैं इस तरीके से कि भाई जाओ लेके खरीद लो, स्टैंडर्ड है वो। बट जब बड़ी मशीन्स की बात होती है तो वो एक पर्पस ड्रिवन चीज होती है कि आपकी डिमांड क्या, उस हिसाब से वो डिजाइन होती है। हालांकि मैं छोटी मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे सर जाके पंखे भी तो मिल ही रहे हैं सब मार्केट में, है ना। छोटी मशीन की बात हो, इंडस्ट्री लेवल पे जितनी भी अच्छी बड़ी मशीन डिजाइन होती है वो ऑर्डर पे डिजाइन होती है कि पर्पस क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा पूरा का पूरा योक का काम, है ना। ये सारी चीजें जो लिख दी है मैंने, जो एग्जाम में काम आती है। नेक्स्ट देखें, पोल। पोल क्या करता है, पोल करता है इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस वर्किंग फ्लक्स इन द मशीन, है ना। ये देखो पोल क्या कर रहा था, पोल वर्किंग फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा था। अगर ये हमारे डायरेक्ट मैग्नेट होते तो डायरेक्टली दे देता, बट मैग्नेट नहीं है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो ये पोल है, पोल के ऊपर हमने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग प्लेस करी। अब देखो फील्ड वाइंडिंग से नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड होते हैं आज ये बता देता हूं मैं आपको। इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ वाइंडिंग, ठीक है। तो यहां पर सपोज करियो ये करंट गया, करंट गया, करंट चारों उंगलियां करंट के डायरेक्शन में रखो, कर्ल करो, थंब क्या दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन, ओरिजिनेशन ऑफ फ्लक्स। तो इसका अपोजिट क्या दिखाएगा, साउथ। तो ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने करंट यहां से भेजा तो ये ऐसे घूम के वापस ऐसे 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 और बाहर निकलेगा, मतलब नीचे की साइड में क्या है, नॉर्थ है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, नॉर्थ, मतलब यहां से फ्लक्स जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर सेंस ऑफ वाइंडिंग से ये डिसाइड हो रहा है कि पोल्स नॉर्थ पोल होगा या फिर साउथ पोल होगा। इसका मतलब सेंस ऑफ वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा डायग्राम था ना, ये पहला वाला जो डायग्राम था, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग अपने मन से कुछ भी नहीं करी, कहीं भी लपेट दी, ये पूरा सेंस ऑफ वाइंडिंग से चल रहा है कि अगर ये नॉर्थ है तो कुछ इस तरीके से इसको लपेटा जाए कि वो साउथ बन जाए, वो क्या बन जाए, साउथ बन जाए, ठीक है। और सिमिलरली ये हमारा नॉर्थ बन जाए, ये साउथ बन जाए। तो इस जो अलग अलग वाइंडिंग लपेटने का जो तरीका है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ वाइंडिंग बोलते हैं। तो पोल के ऊपर खासा ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से आप वाइंडिंग को रैप अप कर रहे हो, या सेंस ऑफ वाइंडिंग का ध्यान रखा जाएगा, उसी से डिसाइड होगा कि नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है, ठीक है। इस फील्ड वाइंडिंग को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जब सर्किट बनाएंगे ना तो एक तरीके की इस तरीके की वाइंडिंग यूज करेंगे, जिसको ऊपर प्लस को एफ और माइनस को एफ बोलेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। अब देखो पोल इतना सिंपल नहीं होता है कि बस एक लाए और बना दिया। इसको अगर 3D मॉडल में देखो तो 3D में कुछ इस तरीके से दिखता है ना, 3D में देखो इस तरीके से दिखता है पोल, ऐसा थोड़ा सा चौड़ा होगा ना पोल। तो हम क्या करेंगे, अब ये भी क्या है, कास्ट आयरन कास्ट स्टील का बना है, इसका मतलब यहां भी एडी करंट जाने के चांसेस है। तो इसलिए इसको सीधा सीधा ना यूज करके इसको चिप्स के फॉर्मेट में बीच बीच में छोटा छोटा कट लगाएंगे, है ना। ये जैसे एक बार हो गई, ये एक तरीके के चिप्स हो गई। इस तरीके से ऐसे बहुत सारी चिप्स लेके, बहुत सारी ऐसी
चिप्स लेंगे और उनके बीच बीच में क्या करेंगे, लेमिनेशंस करेंगे। लेमिनेशन की थिकनेस क्या होगी, 1 से लगा के 1.5 mm के बीच में, और उनको फिर क्या कर देंगे, जॉइंट कर देंगे, ताकि यहां पर जब हमारी फील्ड वाइंडिंग है और यहां पर ये क्योंकि कास्ट स्टील कास्ट आयरन का बना हुआ है पोल, तो यहां पर इस पोल के अंदर एडी करंट को हम रिड्यूस कर सके, इस वजह से लेमिनेटेड रखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखना है कि ये जो हिस्सा है जिसपे हम लोग वाइंडिंग रेपअप करें, यहां से लगा के यहां तक के हिस्से को बोलते हैं पोल कोर। क्या बोलते हैं, पोल का कोर। और ये देखो इस तरीका, ये जो सिलेंड्रिकल तो नहीं बोलूंगा, इस तरीके से जो बना हुआ है कि थोड़ा सा कर्वी शेप है, ये थोड़ा सा कर्व है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पोल शू, है ना, पोल शू। पोल शू इसको बोलते हैं, पोल कोर इसको बोलते हैं। और ये हिस्सा, ये जो कर्व का जो लेंथ है, इस लेंथ को बोलेंगे पोल आर्क, है ना, पोल आर्क। ये रखना, आगे चल के मैं पोल आर्क और पोल पिच के बारे में एक रिलेशन बताऊंगा, वहां पर ये पोल आर्क काम आएगा आपको। ठीक है, चलो, तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी फ्लक्स के लिए, कि भाई पोल के लिए, पोल क्या करता है, वर्किंग फ्लक्स प्रोवाइड करता है, सेंस ऑफ वाइंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी की वजह से एन और एस डिसाइड होता है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में कभी ना कभी पूछी गई है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको रियलाइजेशन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका आर्मेचर कोर। तो आर्मेचर क्या होता है, इट इज द हार्ट ऑफ एनी मशीन। सभी मशीन्स का दिल होता है आर्मेचर कोर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आपका क्या हो रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो आप देखो यहां पर आर्मेचर कोर दिखता कैसा है। आर्मेचर कोर आप फ्रंट एंड से देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आता है, जिसमें कुछ स्लॉट होता है ना, ये जो गैप वाला एरिया इसको बोलते हैं स्लॉट, है ना। और ये जो उठा हुआ है ये होता है टिथ, मतलब आपके जो दांत है उनमें से एक दांत को छोड़ के अल्टरनेट दांत को तोड़ दिया जाए तो ये इस तरह का शेप बनेगा, इस तरह का शेप बनेगा टूथ और टीथ का, है ना। टूथ टीथ बोलते हैं इसको, स्लॉट बोलते हैं ना, स्लॉट और टीथ का फॉर्मेशन होता है। अब ये देखो ये सिंगल चिप्स है, 1 लेमिनेटेड शीट है, ऐसी बहुत सारी होके देखना, ये यहां पर भी क्या होगा आपका, ये लेमिनेशन देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये लेमिनेशंस, ये छोटे छोटे, है ना, पूरे पे ऐसी बहुत सारी चिप्स क्या होगी, इकट्ठा होगी और इनको क्या कर दिया जाएगा, बना 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी चिप्स होगी, छोटे छोटे कट करे हुए होंगे, लेमिनेशंस होगा और उनको ज्वाइंट किया जाएगा। तो एक सिलेंड्रिकल तरीके का आपको कोर मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोर बोलते हैं। आर्मेचर कोर ये थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश करी है ना, वैसे तो आपके पास डायग्राम बहुत बढ़िया है। तो यहां पर हम एक मान लो जो कंडक्टर, ये कंडक्टर प्लेस कर दिया हमने, आर्मेचर कंडक्टर प्लेस कर दिया, फिर इसके अंदर आर्मेचर कंडक्टर प्लेस कर दिया, फिर इसके अंदर आर्मेचर कंडक्टर प्लेस कर दिया। ठीक है, और ये सारे के सारे बीच बीच में से क्या है, पहले लेमिनेशंस करें, उसके बाद देखो ये यहाँ पे कंडक्टर, ये इस तरीके से प्लेसिंग होगा। मैं डायग्राम नहीं बिगाड़ना चाहता इस वजह से, है ना, ताकि विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से रहे। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो छोटे छोटे एयर वेंट दे रखे हैं, है ना, एयर के लिए होल्स दे रखे हैं। ये क्यों दे रखे हैं, ताकि नेचुरली एयर थोड़ा सा जाए, एयर का सर्कुलेशन हो और थोड़ा सा कूलिंग प्रोवाइड करे। हवा क्या करेगी, थोड़ा सा कूलिंग प्रोवाइड कर देगी, टेम्परेचर को उतना नहीं बढ़ने देगी जितना बढ़ता है। तो इस वजह से ये जो होल्स दे रखे हैं ये आपके सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिए, जिससे कि कूलिंग अच्छी रहे। ठीक है, इसके लिए दे रखे। तो बस इन स्लॉट के ऊपर तो हम लोग तो 2D में नॉर्मली इस तरीके का ही देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेसिंग कर देंगे हमारे कंडक्टर की प्लेसिंग कर देंगे, ये हमारे आर्मेचर कंडक्टर हो जाएंगे। तो आर्मेचर कोर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसका मटेरियल कौन सा, अगेन कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टे अलॉय। और ये ज्यादातर केसेस में कास्ट स्टील से ही बनता है, जिसमें हम सिलिकॉन का भी यूज करते हैं। सिलिकॉन कितना यूज करेंगे, 3 से 4%, इससे ज्यादा नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ट्रांसफार्मर में। और क्यों यूज करेंगे 3 to 4%, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इससे रेजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी और एडी करंट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे अलॉय एक मटेरियल है, कई बार एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है, कास्ट स्टील भी आ जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा दोनों नहीं रहे और कास्ट आयरन रहे और दोनों ही ऑप्शन कोई और मैच नहीं कर रहा था, कास्ट आयरन लगा देना। तो देखो अभी तक जितने भी मटेरियल पढ़ रहे, कास्ट आयरन कास्ट स्टील इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या है ना, उसके हिसाब से हमें टिक करना रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये रहा आपका आर्मेचर कोर। मजा आया, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो नेक्स्ट देखें हमारा कम्यूटेटर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। और कम्यूटेटर कैसा होना चाहिए, रोटेटिंग टाइप का होना चाहिए। अंदर देखो हमारी क्या हुआ, हमने आर्मेचर को घुमाया, एसी जनरेट हुआ। अब कम्यूटेटर क्या करेगा, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो कम्यूटेटर का सेगमेंट कुछ इस तरीके से होता है, देखना ये कॉइल से सारी की सारी, देखना ये कॉइल से सारी की सारी, है ना, कॉइल है। और ये कॉइल क्या करेंगी, देखना ये कॉइल जो है ये इस तरीके से कॉइल बनी है, इस तरीके से आपकी कॉइल बनी
है ना, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से कॉइल बनी है और ये यहाँ पे हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है। देखना, ये कम्यूटेटर से उससे बना देता हूँ मैं वाइट से, ठीक है, वाइट से। और यहां पर आप देखोगे कि ये बीच बीच में ये हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट, ये हमारे क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट। मतलब इस सेगमेंट में देखो, इस वाले सेगमेंट में जो कलेक्शन हो रहा होगा करंट का वो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। सपोज करो 10 एम्पेयर इधर से है, 10 एम्पेयर इधर से है और यहाँ पर इस कॉइल के थ्रू हमारा क्या करंट आ रहा होगा, 20 एम्पेयर का कलेक्शन हो रहा होगा, 20 एम्पेयर कलेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपको नजर आएगा। और जो ब्रश की पोजीशन देखो, ब्रश की, ये ब्रश है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ब्रश है। तो ब्रश आधा इधर है आधा इधर है। दैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर आपका थोड़ी देर के लिए, अभी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, है ना, कम्यूटेशन प्रोसेस को। ये हमारा ब्रश है, तो ब्रश यहां से इधर से करंट कलेक्ट कर लेगा, इधर से करंट कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो कि ये हमारा जो कॉइल है, एक कॉइल जो है हमारा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। अभी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ ये डायग्राम ध्यान दीजिए, है ना। इसका प्रॉपर प्रोसीजर करके बताऊंगा मैं आपको, कम्यूटेशन डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलो, तो ये हमारी कॉइल्स है सारी की सारी, ये कॉइल्स है। ये आर्मेचर कॉइल्स कहाँ से कनेक्टेड है, ये हमारे सेगमेंट है, ये हमारे क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट है। देखो वहां पर क्या हो रहा था, एक कॉइल ली थी हम लोगों ने, देखो ऐसी एक कॉइल ली थी, एक कॉइल ली थी हम लोगों ने, और ये कम्यूटेटर हमारे सेगमेंट थे ए और बी। दो स्प्लिट, एक रिंग दो में स्प्लिट हो गई थी, बट यहां पर बहुत सारी कॉइल है, यहाँ बहुत सारी कॉइल होगी तो बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे बहुत सारे। तो देखो ये जो आधा हिस्सा है ना, कि जो ये माइकानाइट है, लेमिनेशन जो प्रोवाइड किया है, उसके एक कॉइल का सिरा इधर से कनेक्ट है, इधर से कनेक्ट है। अब हर देखो, सपोज करो ये सेगमेंट लिया मैंने, है ना, ये सेगमेंट लिया, यहाँ पे ये सेगमेंट लिया। तो इस सेगमेंट में आप देखो कि कॉइल का पूरे, ये पूरा सेगमेंट लोगे तो कॉइल का एक हिस्सा इस वाले सेगमेंट में और एक हिस्सा इसमें है ना। तो ये आपस में आप देखो कि एक कॉइल इधर कनेक्ट है, एक कॉइल इधर कनेक्ट है और बीच में माइकानाइट है। तो ये वाला हिस्सा उठा के हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये वाला हिस्सा उठा के, ये वाला हिस्सा हमने उठा के ऐसा रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको एक बात पता लगेगी कि जितनी कॉइल है उतने कम्यूटेटर सेगमेंट होना चाहिए, जितनी कॉइल है उतने कम्यूटेटर सेगमेंट होना। क्योंकि देखो आधा ये अगर एक पूरा कम्यूटेटर सेगमेंट मानते हैं हम लोग, तो ये आधा इधर यूज हो रहा है, आधा इधर यूज हो रहा है, तो इसको मिला के हम एक कम्यूटेटर सेगमेंट तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि लेंथ तो उतनी यूज हो रही है। तो इसका मतलब दैट मीन्स कि जितने आपके कॉइल्स है उतने कम्यूटेटर सेगमेंट होने चाहिए। तो एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कॉइल इक्वल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। अगर कोई बोलते कि 12 कम्यूटेटर सेगमेंट है तो आप क्या बोलेंगे, 12 कॉइल होगी, है ना। कॉइल का मतलब क्या है, ये एक कॉइल साइड हुई, एक कॉइल साइड, दो कॉइल साइड से मिलकर बनता है एक कॉइल। इसको एक कॉइल साइड बोलते हैं, इसको भी वन कॉइल साइड बोलते हैं। दो कॉइल साइड से मिलकर क्या बनता है, एक कॉइल बनता है। और जितनी नंबर ऑफ कॉइल होगी उतने नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे, ठीक है। तो आप गिन लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, 12 कम्यूटेटर सेगमेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, देखो 12 ही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, उसके बाद फिर क्या कलेक्शन किससे हो रहा है, ब्रशेस से क्या हो रहा है, आपका करंट का कलेक्शन हो रहा है, करंट कलेक्ट कर रहे हैं। ब्रशेस क्या होते हैं, एक स्लाइड स्टेशनरी पोजीशन पे, ब्रशेस क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे रखे हुए हैं। और ये कम्यूटेटर, ये जैसे ब्रशेस रखे हैं और ये कम्यूटेटर रोटेशन में, कम्यूटेटर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जहां जहां ये कलेक्ट करते जा रहा है, करंट को क्या कर रहा है, कलेक्ट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और ये आगे लोड को दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, पुश करने के लिए, क्योंकि देखो कोई भी चीज स्टेशनरी खड़ी और उस पर रोटेटिंग आ रहा है तो बार बार ये हिलेगा ना, तो इसको पुश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग यूज करते हैं। एक ब्रश होल्डर होता है, ब्रश होल्डर से स्प्रिंग कनेक्ट होती है, वो स्प्रिंग बार बार उस ब्रश को फोर्स करेगी कि भाई कनेक्ट रहो, है ना, कनेक्ट रहो। अब ये बहुत बहुत टिपिकल है, पूरी डीसी मशीन में सबसे कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है ना, ये करंट कलेक्शन वाला, ये कम्यूटेशन प्रोसेस ही है। यहां पर थोड़ा सा क्या गड़बड़ होता रहता है, इसकी वजह से मेंटेनेंस बहुत है इस मशीन में। अगर कम्यूटेटर नहीं हो तो लो मेंटेनेंस मशीन हो जाएगी, बट कम्यूटेटर की वजह से बहुत मेंटेनेंस है इसमें, और बहुत मेंटेनेंस है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ब्रश से कलेक्ट करते टाइम में ब्रश खराब हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी स्पार्किंग हो रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलो, तो ये अंदर की साइड में अल्टरनेटिंग करंट है और बाहर की साइड में डायरेक्ट करंट मिल रहा है ब्रश के थ्रू। ब्रश हो गए, कम्यूटेटर सेगमेंट हो गए, है ना। और क्या ध्यान रखना, अच्छा ब्रश कौन कौन से मटेरियल के बनते हैं, तो ब्रश कॉपर, कार्बन और ग्रेफाइट। सबसे अच्छी मशीन में ग्रेफाइट के होते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमेटल ब्रश भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमेटल ब्रश भी बोलेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्योंकि क्या होता है,
ग्रेफाइट का नेचर क्या होता है, बहुत स्मूथ होता है ना ग्रेफाइट, जैसे पेंसिल, हमारी पेंसिल जो होती है, पेंसिल को पाउडर कर दोगे तो बिल्कुल एकदम स्मूथ पाउडर बनता है, चिकना बनता है एक्चुअली, है ना। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, इसलिए बच्चों को क्या बोलते हैं, पेंसिल होल के अंदर नहीं डालना, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे दोनों तरफ से छील लेते हैं पेंसिल को, इधर से भी इधर से भी, और जो स्विच बोर्ड होते हैं आपके घरों में उसमें लगा देते हैं, और पता चले गुड कंडक्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, चिपक गए। ठीक है, तो बच्चों से एक पेंसिल दूर रखी जाती है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ग्रेफाइट और उसका नेचर एक स्मूथ पाउडर टाइप होता है, बहुत ही स्मूथ है, और हमें यहाँ पे स्मूथ चाहिए, स्मूथ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट चाहिए, इस वजह से ग्रेफाइट। बट ग्रेफाइट के अगर ब्रशेज बनाएंगे थोड़े से महंगे बनते हैं, तो जो अच्छी मशीन होगी वहाँ ग्रेफाइट यूज करेंगे। तो कॉपर, कार्बन, ग्रेफाइट, इस तरीके 3 कैटेगरी के ब्रश बता दिए, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। ठीक है, ब्रशेस आर प्लेस्ड ऑन एमएनए, भाई ब्रश की पोजीशन कहाँ, करंट वहां से कलेक्ट हो जहां पे न्यूट्रल जोन हो, मतलब इंड्यूस ईएमएफ वहां पे क्या हो, जीरो हो। इंड्यूस ईएमएफ किसमें, देखो क्या हो रहा है, जब ये कम्यूटेटर जो है रोटेशन में है, तो जब आपका करंट का कलेक्शन होगा तो एट ए टाइम एक कॉइल जारी होगी, करंट कलेक्शन, करंट को देने के लिए एट ए टाइम एक कॉइल जारी होगी। तो हमारी कोशिश होगी कि जो भी अंडरगोइंग कम्यूटेशन कॉइल है, जो भी अंडरगोइंग कम्यूटेशन कॉइल है, जिस टाइम पर करंट कलेक्ट हो रहा होगा, हम चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ नहीं रहे, जीरो रहे। तो वो तभी हो सकता है जब ये न्यूट्रल पोजीशन पे, और हमने देखा कि इंड्यूस ईएमएफ जीरो कहां होता है, न्यूट्रल पोजीशन 1 and 5, एमएनए पढ़ा ना पिछले क्लास में, एमएनए। तो एमएनए जहां पर है, न्यूट्रल जोन के ऊपर एमएनए जहां पे है, वहां पर हम अगर ब्रश की पोजीशन रख देंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू कलेक्ट करंट विदाउट स्पार्किंग, बिना स्पार्किंग के करंट कलेक्ट हो जाएगा। तो कोई पूछे कि ब्रश की पोजीशन क्या होती है टू अवॉइड करंट विदाउट स्पार्किंग, तो आप क्या बोलेंगे, एमएनए, है ना। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा सर ब्रश शिफ्ट वगैरह होते हैं क्या, ये सब होंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ब्रश शिफ्ट भी होते हैं, और फिर उनको पुरानी जो मशीन्स होती है उसमें ब्रश शिफ्ट होता था, क्योंकि एमएनए भी शिफ्ट होता था। बट फिर जैसे ही इंटरपोल वगैरह आए, थोड़े से और टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो फिर ब्रश शिफ्ट करना हमने बंद कर दिया, है ना। वो सब आगे पढ़ेंगे, आगे की डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, तो ये था कम्यूटेटर का रोल। अच्छा, इसमें ऑलरेडी मैं लिखवा चुका कि भाई जो लेमिनेशंस होते हैं, क्या होते हैं, माइकानाइट 0.8 mm की थिकनेस होती है, ये ऑलरेडी में 0.8 mm है ना थिकनेस, ये सब लिखवा चुका हूँ। ठीक है, बाकी ब्रश के नाम भी लिख दिए मैंने, सारा चीज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, बियरिंग्स। बियरिंग्स का रोल कहाँ पे आता है। अब देखिए क्या है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आउटर बॉडी वाला जो हम मान सकते हैं कि ये हमारा फील्ड पोल है, फील्ड पोल अंदर के साइड में रहेगा, ये आर्मेचर रहेगा, बीच से हमारा क्या निकलेगा, शाफ्ट निकलेगा। तो भाई शाफ्ट क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, और ये जो आउटर बॉडी वाला जो हिस्सा है, यहां पर हम ये बोलेंगे आउटर बॉडी का मतलब ये कि हमारे जो पोल के बाद से जो हिस्सा है वो स्टेशनरी पार्ट है, ये वाला स्टेशनरी पार्ट है और ये वाला रोटेटिंग पार्ट है। तो कोई भी स्टेशनरी पार्ट और रोटेटिंग पार्ट के बीच में आपको अगर एक तो है कि एयर गैप दे दे, और एयर गैप नहीं देना, उसको होल्ड करके रखना है, तो एक चीज होती है बियरिंग, है ना। जस्ट लाइक कि जो साइकिल चलाते हैं हम लोग या टू व्हीलर चलाते हैं, तो व्हील्स का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो स्टेशनरी, हैंडल आपका क्या है, स्टेशनरी है, और व्हील को घुमाना है आपको। तो एक पार्ट स्टेशनरी और व्हील घूमना चाहिए, तो उसके बीच में क्या लगना चाहिए, बियरिंग लगना चाहिए, है ना। बियर रिंग्स, बियर करने वाली रिंग्स, बियर रिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, बियरिंग्स बोलते हैं। बेरिंग बोल देते हैं हम लोग फिर देसी भाषा में, है ना, जब छोटे होते हैं। तो बियर रिंग्स होती है। अब बियर रिंग्स कैसे काम करती है, मैंने आपको पर्पस बता दिया कि जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर देखो, स्लॉट दिख रहा है आर्मेचर के, ये हमारा शाफ्ट है, तो इसको निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या होगा, बियरिंग लगेंगे, क्योंकि ये स्टेशनरी पार्ट है ना, ये स्टेशनरी पार्ट है। तो फ्रेम या योक से लगा के हम, शाफ्ट एक रोटेटिंग पार्ट है और योक तो हमारे स्टेशनरी, तो वहां से हमें अगर निकालना है तो बियरिंग का यूज होना पड़ेगा। बियरिंग्स देखो इस तरीके से दिखते होंगे कि ये एक आउटर लेयर इसकी स्टेशनरी होती है, अंदर वाली रोटेटिंग होती है, और इसमें बहुत छोटे छोटे बॉल्स लगी रहती हैं। आपने कभी देखे हो, साइकिल की दुकान पे जाके देख लेना। और इसके अंदर ग्रीसिंग होती है ना, लुब्रिकेंट्स भरा रहता है। तो ये पूरा पूरा बियरिंग का स्ट्रक्चर होता है। सर आज तक कभी देखा नहीं हमने, देखते तो बचपन से थे, बट आज तक इस तरीके से नहीं सोचा कि अंदर वाला पार्ट रोटेटिंग होता है, आउटर वाला स्टेशनरी होता है। क्या पता हमें ये एग्जाम की तैयारी करते करते जो बचपन में चीज़ खेलते थे हम, वो आज इस तरीके से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, समय समय की बात है। चलिए, बॉल बेयरिंग क्या होता है, स्मॉल मशीन में यूज होता है। दो तरीके के ये बॉल्स होते हैं, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग हमारा स्मॉल मशीन में यूज होता है, रोलर बेयरिंग हमारा लार्ज मशीन में यूज होता है। इस चीज को ध्यान में रखना, एग्जाम में आएगा। ठीक है,
तो एट दिस नोट हमारा ऑलमोस्ट सारा कंस्ट्रक्शन डिटेल खत्म हो गया एक्सेप्ट आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग की जो बात है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अपने आप में थोड़ा सा बड़ा ये टॉपिक है। ठीक है, तो मजा आया। तो अभी तक मैं शॉर्ट रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट कि कंस्ट्रक्शन डिटेल इस तरीके से डीसी मशीन दिखती है ना, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर और एयर गैप वगैरह सारा चीज़। फिर हमने देखा कि योक का क्या काम है, उसके बाद फिर हमने देखा पोल क्या करते हैं, पोल शू, पोल आर्क क्या होता है, कास्ट स्टील कास्ट आयरन क्या होता है ना, लेमिनेशन जहाँ लग जाए वहाँ एडी करंट को रिड्यूस कर रहे हैं, आर्मेचर हार्ट ऑफ दी डीसी मशीन या एनी मशीन। ठीक है, और ये है कम्यूटेटर का पूरा हाल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देना अभी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं हटा देता हूँ इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, ये किस तरीके से पूरा ये जो रोटेशन हो रहा है ना, क्या चमत्कार कैसे हो रहा है कि भाई एसी से डीसी कन्वर्ट हो रहा है, इसको मैं कम्यूटेशन प्रोसेस करके पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ कॉइल इक्वल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद ये आपको बेयरिंग्स वाला फंडा ध्यान में रखना है। तो एट दिस नोट ये हमारा पहला कंस्ट्रक्शन का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।